आज का थीम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा QR कोड स्कैनर ऑफ इंस्टाग्राम और ऊपर मेरी जीमेल आईडी दी हुई है। जिसको भी फ्री मेंटोरशिप के लिए कांटेक्ट करना है, ये अभी फ्री है, लेटर ऑन इस पर चार्जेस इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। सो प्लीज़ हरी अप एंड अवेल द फ्री चांसेस ऑफ पर्सनल मेंटोरशिप। तो शुरू करते हैं आज के थीम्स एनालिसिस से। सबसे पहला टॉपिक है फॉरेनर्स फाउंड ऑन बिहार रोल्स सेज ईसी, इंडिया क्वेश्चन स्टेट अप। इंडिया मतलब यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की बात की जा रही है, यानी कि जो दैट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिशन पार्टीज़। सो मैं इसका बेसिक कंटेक्स्ट आपको बता दूँ। इसमें सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने फ्लैग किया है द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन नेशनल्स स्पेशली फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार in the electoral rolls in Bihar. So this discovery was made during house to house verification under the special summary revision SSR के तहत जो हाउस टू हाउस रिविजन हुआ था, वेरिफिकेशन हुआ था, उसके दौरान ये पाया गया। अब इस आर्टिकल का की हाईलाइट मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो फॉरेनर्स नेम्स वर फाउंड ऑन द ड्राफ्ट रोल्स इन सम एरियाज and EC instructed that names of such people will not be included in the final rolls. Data flagged for verification and deletion from published list. EC to conduct proper inquiry in coordination with district administration. So ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर्स इशू किए हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर इंक्वायरीज़ होंगी, और उसके अलावा जो सिस्टमैटिक लैप्सेस हैं इन द वोटर लिस्ट मैनेजमेंट एंड पोटेंशियल मिसयूज़ की भी जो संभावना है उससे भी डील किया जाएगा। ये भी एक इशू है जिससे डील करने के लिए इसी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेगा। ब्रॉडर इश्यूज़ क्या इसमें हाईलाइट किए गए हैं दैट सबसे पहला तो इलीगल माइग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्शन इंटीग्रिटी पे। दूसरा, देयर आर चैलेंजेस इन वोटर रोल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तीसरा, इलेक्टोरल रोल इंटीग्रिटी क्रूशल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। Possible political sensitiveness due to border sharing states like Bihar, West Bengal, Assam etc. इस वजह से ये जो है इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। अब यूपीएससी में प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि सबसे पहले मेंस, ये तो मेंस का ही आएगा, तो मेंस में आने की जो संभावना है वो मैं आपको बता दूं कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्रॉबेबल क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि discuss the challenges faced by election commission in maintaining the integrity of electoral rolls particularly in border states. Second आ सकता है illegal migration possesses significant challenges to democratic process in India. Examine the measures needed to ensure purity of electoral rolls. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेक्युलरिज्म इम्प्लिसिट फ्रॉम डे वन, एक्सप्लिसिट इन 1976। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म वर्ड एक्सप्लिसिटली 1976 में दिया गया उसके बारे में बात की जा रही है। अब ये मुद्दा उठा कहाँ से, इसके बारे में जान लेते हैं। ये अभी रिसेंट में कुछ ऐसे एस्पेक्ट थे जहाँ पर बातें चल रही थी कि जो सोशलिस्ट और सेक्युलरिस्ट एस्पेक्ट है, सेक्युलरिज्म जो एस्पेक्ट है, सेक्युलर एस्पेक्ट, उसको रिमूव करने की बात की जा रही है कि उसको रिमूव कर दिया जाए संशोधन से, लाइक उसके ऊपर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है, तो उसके बारे में ये मुद्दा वहाँ से उठ के आया है। सो उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जो भी आर्टिकल्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। तो इस आर्टिकल में है क्या, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं। सबसे पहले यहाँ पर सेक्युलरिज्म इन इंडिया की बात की जा रही है। उसमें ये बोला जा रहा है कि इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट इनिशियली यूज़ द वर्ड सेक्युलर, ठीक है, ये बात सही है। इनिशियली वर्ड जो है वो सेक्युलर यूज़ नहीं किया गया था, बट द सेक्युलरिज्म वॉज इम्प्लिसिट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। और वो किस टर्म में था, फंडामेंटल राइट्स के टर्म में था, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड माइनॉरिटीज़। और ये भी डिक्लेयर किया गया था कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट हैज़ टू बी न्यूट्रल। तो ये टर्म बेसिकली ऐड कब हुआ, ये टर्म ऐड हुआ 1976 में वाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 1976 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत इसे इंक्लूड किया गया। सो अगर हम बात करें कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की, तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट पावर्स, यानी रिलीजन का स्टेट से कोई मतलब नहीं है। और इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर हम यहाँ पर बात की गई तो इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ equal respect model, that is no state religion but all religions are respected, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे क्या पता, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट है उसे रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
ये बोल रहा है कि चर्च का और स्टेट का रिलीजन जैसे फ्रांस में है वो एकदम डिफरेंट है, बट इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है, कि हम जो भी धर्म यहाँ पर प्रिवेल कर रहे हैं हम उनकी इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे। So religion is kept out of the state policies, yet the state can intervene for reforms. Example, abolition of untouchability and temple entry laws. तो इस तरीके के अगर evils prevail करते थे तो उसमें state जो है वो enter कर सकता था। अब इसकी हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसे बेसिकली लिया गया अशोका का जो एडिक्ट जो है दैट वाज ऑफ द 3rd century BC that promoted tolerance and respect for all religions, and early constitutional drafts Motilal Nehru report 1928 declared that no state religion should be the basis of free India. उसके अलावा एक कराची रेजोल्यूशन भी हुआ था जिसने स्ट्रेस किया था, 1931 में कराची रेजोल्यूशन हुआ था, उसमें स्ट्रेस किया था दैट रिलीजियस न्यूट्रलिटी होनी चाहिए हमारे स्टेट की। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, सबसे पहले आपका आर्टिकल 25 to 28 दे गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको कोई राइट्स वायलेट कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसको यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द पर्सन। सो देयर आर नो टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये भी बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर है। एंड स्टेट रिटेन्स द पावर टू रेगुलेट सेक्युलर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब इसके डिबेट्स एंड क्रिटिसिज्म्स क्या आ रहे हैं दैट हिंदुत्व हिंदुत्व के जो सपोर्टर्स है दे आर्ग्यू दैट सेक्युलरिज्म अनफेयरली बेनिफिट्स माइनॉरिटीज़। क्रिटिक्स ऑफ द थियोक्रेटिक स्टेट आर्ग्यू रिलीजन एंड स्टेट मस्ट रिमेन सेपरेट फ्रॉम फ्रीडम एंड प्रोग्रेस। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट सी सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि केशव नंदा भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये बेसिक फीचर है। So judicial review protects secularism from majoritarian encroachment. अब ये सुप्रीम कोर्ट की जो बात की जा रही है, जो इसने सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर बताया, ये केशव नंदा भारती केस में है। दिस इज इन द केशव नंदा भारती केस। ये केस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने कई ऐसे रूलिंग्स जो हैं वो उसको टर्न ओवर किया था पास्ट रूलिंग्स को वाया जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। न्यू पेटिशन फाइल हुई थी और उसमें ये रूलिंग चेंज हुई थी और इसी के तहत 44th अमेंडमेंट एक्ट भी आया था जिसने काफ़ी ज़्यादा जो भी ईवल्स हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस किए थे 44th अमेंडमेंट एक्ट में। सो अगर इसमें क्या किया गया, इसमें कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़ भी बताएगी दैट कॉन्ट्रास्ट ड्रॉन विद पाकिस्तान विच डिक्लेयर्स इस्लाम एज अ स्टेट रिलीजन, इंडियाज़ मॉडल सीन एज यूनिक बैलेंसिंग रिलीजियस फ्रीडम एंड स्टेट न्यूट्रलिटी। अब यूपीएससी में प्रोबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले तो प्रीलिम्स में आपका ये केशव नंदा भारती केस से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। और जितने भी केसेस हुए हैं आप केशव नंदा भारती से पहले भी कई जजमेंट्स आए हैं फंडामेंटल राइट्स पे, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। दूसरा, सेक्युलर टर्म जो है वो किस अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, जो आर्टिकल्स जो रिलीजियस फ्रीडम को वो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ आर्टिकल 25 to 28। तो उससे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, सिर्फ ऊपर से नहीं, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि क्योंकि आप रिलीजन बेसिस पे टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जो फीचर्स हैं ये आपके आर्टिकल्स में इन डिटेल दिए हुए एम लक्ष्मीकांत में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। दूसरा आ जाता है आपका मेंस का क्वेश्चन। मेंस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट सेक्युलरिज्म इन इंडिया इज़ नॉट अबाउट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन बट अबाउट प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। डिस्कस, एग्जामिन हाउ द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म डिफर्स फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल, हाईलाइटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल पर्सपेक्टिव। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आ सकते हैं। तीसरा आ सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर अशोका के एडिक्ट की बात की गई है जो कि 3rd century BC में था, टॉलरेंस टुवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स। वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज हिस्टोरिकल लेगेसीज लाइक अशोकास एडिक्ट इन्फ्लुएंस इंडिया सेक्युलर एथोस। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ये PCS में भी आ चुका है, ये UPSC में भी आ चुका है।
कि पास्ट के रेफरेंसेस से, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से ये पूछा गया है कि प्रेजेंट में जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है या क्या चीज़ें जो हैं वहाँ से उठा के ली गई हैं। सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर कंटेक्स्ट जो है वो हिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से कनेक्ट करके देखने का है। तो इसीलिए आप अगर आंसर प्रिपेयर कर लोगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी नहीं होगी फिर आंसर राइटिंग में या एसे राइटिंग में। सो नेक्स्ट इज़ असेसिंग इंडियाज़ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम टारगेट्स। सो इस आर्टिकल को मैं अगर बता दूँ आपको तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 को नोटिफाई किया है। सो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS 2023। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ टू हेल्प अचीव इंडियाज़ क्लाइमेट कमिटमेंट्स अंडर द पेरिस एग्रीमेंट एंड नेट ज़ीरो टारगेट्स बाय 2070। सो इंडिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि नेट ज़ीरो जो टारगेट है दैट इज़ टू बी अचीव बाय 2070। अब जान लेते हैं व्हाट इज़ CCTS। सो बेसिकली ये एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट मैकेनिज्म है दैट अलाउज ट्रेडिंग ऑफ कार्बन क्रेडिट्स जनरेटेड फ्रॉम रिडक्शन in greenhouse gases emissions, that is GHG. So credits can be bought or sold between entities depending on whether they exceed or fall short of emission limits. So इस पे डिपेंड करते हैं credits. अब की फीचर्स क्या हैं? दिस ऑपरेट्स अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ये जो CCTS स्कीम है ये ऑपरेट करती है अंदर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। और ये कहाँ ली गई थी? पेरिस अग्रीमेंट में इसको साइन किया गया था टू अचीव ज़ीरो कार्बन न्यूट्रलिटी टिल 2070। सो देयर इज़ अ फोकस ऑन डोमेस्टिक ट्रेडिंग रैदर देन प्योरली एक्सपोर्ट मार्केट्स, एम्स टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एंड लोअर एमिशंस इन इंटेंसिटी ऑफ GDP। चैलेंजेस क्या इसमें हाईलाइट किए गए हैं? द combined target of emission reduction under CCTS and other schemes may be too ambitious for industries without adequate low carbon technology. दूसरा, critical sectors include steel, cement and power may face cost pressures. Need for clear rules to avoid overlap with existing schemes like the Platform Achieve and Trade scheme, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PAT कहते हैं। So potential double counting of emission reductions. Institutional capacity to manage a large carbon market is still evolving. इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? सो दिस हेल्प्स इंडिया मीट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs एंड नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070. सो ऑल्सो दिस encourages adoption of cleaner technologies, promotes a market-driven approach to emission reductions. ग्लोबल कंटेक्स्ट इसका क्या है? दैट सिमिलर सिस्टम एग्जिस्ट इन EU एज एन EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में EU ETS कहते हैं, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। चाइनाज़ नेशनल कार्बन मार्केट, ये भी एक मार्केट है। इंडियाज़ मॉडल नीड्स टू बी अडेप्टेड टू डेवलपमेंटल एंड इंडस्ट्रियल रियलिटीज़। तो ये इसका बेसिक जिस्ट था। अब हम बात करें विथ रिलेवेंस टू UPSC क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो आपकी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मेंस के पर्सपेक्टिव में आपका आ सकता है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कार्बन ट्रेडिंग आर एसेंशियल फॉर इंडियाज़ क्लाइमेट गोल्स, क्रिटिकली एग्जामिन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्मोक एंड सल्फर। अब मैंने ये ऑलरेडी आपके कल के वीडियो में बता दिया, आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। बेसिकली दिल्ली ने जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसने कुछ अराउंड 78% जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, पावर यूनिट्स हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है टू इंस्टॉल FGDs। अब FGDs करते क्या है कि दे हैव अ रोल दैट FGDs का फुल फॉर्म पहले तो आप जान लीजिए। FGDs आर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशंस। ठीक है, ये एक सिस्टम होता है जो कि डीसल्फर, अगर कोई भी एमिशन होता है तो उसको डीसल्फर करने का काम करता है, यानी सल्फर हटाने का काम करता है, और SO2 को रिमूव करता है। SO2 को रिमूव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिड रेन कॉज करता है। एक मिनट,
सल्फर डाइऑक्साइड है दैट कॉजेज एसिड रेन, एंड सेकेंडली PM2.5 लेवल्स में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है, और उसके अलावा PM10 में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। और लास्टली और क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस में भी इसका कंट्रीब्यूशन है काफ़ी। तो ये एमिशंस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस कॉज करने में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। सो ये इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, नॉट बेनिफिट्स, माय मिस्टेक। सो इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने एग्जेम्प्ट कर दिया मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ कोल फायर्ड प्लांट्स फ्रॉम मैंडेटरी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम्स दैट इज़ मेंट टू कट सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो डिस्पाइट इट्स 2015 मैंडेट, मतलब 2015 में से ऑलरेडी मैंडेटरी घोषित कर दिया गया था, बट कुछ जो हैं अब इसमें भी कैटेगरीज आ जाती है। आपकी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी इंडस्ट्रीज़। कैटेगरी बी एंड सी इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि कैटेगरी बी जो है उनमें डिस्क्रिशन दे दिया गया है कि वो चाहे तो कर सकती है इंस्टॉल, चाहे तो नहीं कर सकती। कैटेगरी सी जो है वो कम्प्लीटली दे आर कम्प्लीटली फ्री, उनके लिए मैंडेशन हट गया है कि वो उन नहीं भी इंस्टॉल करेंगे तो चलेगा। सो इसका इफेक्ट क्या पड़ा है? सबसे पहले तो ओनली 8% ऑफ द प्लांट्स मेनली द NTPCs हैव इंस्टॉल्ड द FGDs। Though India's SO2 levels are mostly below the limits, sulfates contribute to particulate pollution. So this is a major concern क्योंकि respiratory problems में भी काफ़ी effect डालता है. So the exemption raises concerns of uneven environmental standards as only plants near NCR and major cities must comply by 2028, यानी 2028 तक उनको इंस्टॉल कर लेना है, जो मेजरली NCR के आसपास है। So claims that sulfates reduce global warming lack solid evidence। ये एक फॉल्स क्लेम बताया गया है कि सल्फेट्स जो है वो रिड्यूस करते ग्लोबल वार्मिंग में। सो क्रिटिक्स अर्ज ट्रांसपेरेंट डिबेट बिफोर पॉलिसी चेंजेस टू अपहोल्ड साइंटिफिकली इन्फॉर्म्ड पब्लिक हेल्थ एंड अवॉइड अंडरमाइनिंग इंडियाज़ क्लाइमेट कमिटमेंट्स। सो UPSC के एस्पेक्ट में सबसे पहले जो प्रीलिम्स में आपका FGD सिस्टम्स है उससे रिलेट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। SO2 किन किन चीज़ों में, जैसे एसिड रेन में इसका रोल होता है, PM2.5 में होता है, तो इस तरीके से ऑप्शंस दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, तो इसमें SO2 आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड आ सकता है। सो इस तरीके के ऑप्शंस आपको दे सकते हैं A, B, C में। और ये पूछ सकता है कि A and B करेक्ट है, सिर्फ A करेक्ट है, या सिर्फ B करेक्ट है, या A and C करेक्ट है, या तो आपको मालूम होना चाहिए कि A and B करेक्ट है। सो इस तरीके के जो हैं ऑप्शंस आ सकते हैं और देता है UPSC, ये पास्ट में भी रिलेवेंट रहा है। PCS में आ चुका है आपका एसिड रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, और इस पर काफ़ी डिस्प्यूट चला था। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये न्यूज़पेपर से ही उठाई जाती है, इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मैं आपको बेसिक कंटेक्स्ट बता दूं कि इंडिया जो है वो फेस कर रहा है अबाउट द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ड्यू टू इकोनॉमिक शिफ्ट्स, टेक्नोलॉजी एंड डेमोग्राफी। सी बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ, इकोनॉमिक शिफ्ट से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो मेरा पर्सपेक्टिव, जो मेरा एनालिसिस है उससे जो मैं बता रही हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट उसमें, क्योंकि AI हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, इस तरीके के जो सिस्टम्स है ये काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो फॉर्मल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज़ इंक्रीजिंग येट ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स प्रीडोमिनेंटली इनफॉर्मल। अब की इशूज़ इसमें क्या हाईलाइट किए गए हैं? सबसे पहले यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। तो यूथ दैट इज़ अराउंड 18 to 25 ईयर्स दैट फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन। सो यानी 18 to 25 ईयर्स के जो यूथ हैं वो अनएम्प्लॉयड है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24 में बताया गया है कि नियरली हाफ ऑफ द इंडियाज़ यूथ आर नॉट जॉब रेडी आफ्टर द ग्रेजुएशन। ILO and Institute for Human Development says that youth
equivalent to 83% of the India's unemployed population. So high unemployment among educated youth signals a disconnect between education and employability. So that is why I always say कि स्किल इंडिया मिशन जो है इसको सिर्फ पेपर पे ही नहीं, इस स्कीम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इसे एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस हैं उसमें लाना चाहिए. सो डिजिटल एंड स्किल्स गैप्स की भी बात की गई दैट मेनी ग्रेजुएट्स लैक द डिजिटल स्किल्स. Example, sending emails with attachments, etc., like basic technical skills, and over 60% can't perform simple operations like spreadsheets or copy-paste tasks. So AI threatens the traditional jobs, widening the skill gap. AI, I already told you कि AI एक major जो threat है. Though it is an emerging technology, but it is a threat to structural unemployment also. अब ये add on कर देगा skill को. तीसरा आपका आ जाता है predominance of informal sector. So India Employment Report 2024 states that nearly 90% of employment remains informal since 2018, and also even contractual jobs lacks job security and welfare. So projection and challenges के बारे में भी इसमें बात की गई है. That World Economic Forum Future of Jobs report 2025 states that 78 million new jobs projected by 2030. That is around 7% increase हुआ है, ठीक है. बट फिर भी 92 मिलियन पीपल जो हैं दैट दे एग्जिस्ट टू बी जॉबलेस, और उसके अलावा दे आर एट द रिस्क ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं इसमें? सबसे पहले तो ये बोला गया कि देयर शुड बी कोलैबोरेशन बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्री फॉर करिकुलम अपडेट्स एंड जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. Institutions should engage with employers to design relevant courses. Mandatory skill education like digital literacy, soft skills and foreign languages to be taught across the educational levels. Labor mobility भी important है. इसमें जो रिफॉर्म्स में बताया गया, सबसे पहले तो आपको डेवलप करना होगा सिस्टम्स लाइक EU's लिंक फॉर स्किल्स, ट्रैक्स स्किल्स, evaluates qualification and help address labor shortages and mobility between countries. So ये काम है EU's लिंक फॉर स्किल्स का. सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी क्रिएट करनी होगी, जिसमें इंकरेज करना होगा प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू टीच द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टीच इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ब्रिंग इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ही है, मैं आपको बता दूँ. इसमें प्रीलिम्स से ज़्यादा कुछ आने नहीं वाला है, आएगा ही नहीं. इंडीड हो सकता है रिपोर्ट्स के बारे में, एक आध के बारे में जो मैंने आपको बोला है वो बता भी दें. तो मेंस में सबसे पहले ये पूछ सकते हैं कि दैट इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज इज़ नॉट म्योरली अबाउट जॉब क्रिएशन बट अबाउट स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी डिस्कस. सो आप इसमें लिख सकते हो कि क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है. सो नेक्स्ट आर्टिकल में बात की कि टाइम इज़ एप्ट टू रिस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड. सो दिस आर्टिकल बेसिकली आर्ग्यूज दैट रिस्टोरिंग जम्मू एंड कश्मीर statehood is timely and crucial for peace and democratic stability. Despite improvements under the Lieutenant General's administration, better services, reduced militancy and economic progress, political uncertainty still persist. Stalling Kashmir's future, the Supreme Court recommended restoring statehood in December 2023. Without a deadline, historically Kashmir enjoyed peace only when Delhi empowered local leaders, as seen during the Nehru-Sheikh Abdullah and the Indira Sheikh Accord. Engaging regional leaders like Omar Abdullah and Mehbooba Mufti is essential for a durable solution. So, recent debates in Kashmir stress the statehood must precede fresh elections to avoid disenchantment. Rising regional divides between Kashmir Valley and Jammu and security concerns in Poonch and Rajouri make delays dangerous. So this article basically calls for urgent action from New Delhi, emphasizing that democratic participation and harmonious relations are key to sustainable peace in Jammu and Kashmir. तो यहाँ पे बेसिकली स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात की गई है. अब मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है. तो आपको ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी आंसर रखें तो आप सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ रखें. उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है
कि वेदर यू आर एन इंटरव्यू, ये इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आपको मैक्सिमम पॉलिसीज़ जो हैं वो अपने व्यूज़ के साथ गवर्नमेंट के व्यूज़ को भी एनालाइज करके आपको अपने पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है, कि वहाँ पर गवर्नमेंट जो अभी यूनियन टेरिटरी उसको डिक्लेयर की हुई है उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्या बेनिफिट्स हैं अभी, ठीक है, और स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके के प्रॉबेबल क्वेश्चन जो है वो मेंस में भी आ सकते हैं और प्रीलिम्स में भी आ सकते हैं। अब ये देखिए, वन साइडेड व्यू कभी भी नहीं रिप्रेजेंट करना होता है, आपको हमेशा एक एनालाइज्ड प्रॉपर व्यू रिप्रेजेंट करना होता है। सो ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि जो यूटी है उसके रूल में क्या बेनिफिट्स आए हैं, जैसे कि मिलिटेंसी कंट्रोल हुई है, बहुत से बेनिफिट्स आए हैं, वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, टेक्नोलॉजिकल ब्रॉटन हुआ है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल ब्रॉटन हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। सो इस तरीके के जो हैं बेनिफिट्स हुए हैं। लेकिन क्या प्रोज़ हैं, क्या प्रोज़ तो मैंने आपको बता दी, क्या कॉन्स हैं, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, व्हाट आर द कॉन्स, क्या वहाँ पर लोकल्स को दिक्कत आ रही है। उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, वे फॉरवर्ड आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा इस केस में, ठीक है। आप दोनों चीज़ों को एनालाइज करके आप कभी भी बायस्ड थिंकिंग पे आप आंसर नहीं लिख सकते हो मेंस का, या इंटरव्यू का आंसर आप नहीं दे सकते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। और सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, नेशंस इंटरेस्ट फर्स्ट कम्स। नेशन का जो इंटरेस्ट है वो आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू में सबसे पहले आना चाहिए। आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इज़ इन कॉन्सोनेंस, इज़ मैचिंग फॉर द इंडियाज़ बेटरमेंट, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को सबड्यू करके नेशन के इंटरेस्ट में बात बोलिए, तो ही आपको इंटरव्यू में भी मार्क्स मिलेंगे और दूसरा आपको आंसर राइटिंग में भी मार्क्स मिलेंगे। सो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज़ हु आर क्वालिफाइड एज ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म में बता दूं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। सो बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये एक्सप्लेन करता है अबाउट हु क्वालिफाइज एज एन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, दैट इज़ मेंशन्ड अंडर सेक्शन 20 of the Representation of People Act 1950, which determines the eligibility for inclusion in electoral rolls. The Election Commission, that is EC, requires individuals to reside habitually in a constituency for enrollment as voters. Exceptions exist for certain categories such as government employees, members of armed forces and families who may be deemed ordinarily resident even when posted elsewhere. So section 20 clarifies that temporary absence does not affect a person's ordinary residence status. However, there are challenges that arise from migrant workers and those frequently relocating for jobs, as defining ordinary residence becomes complex. मतलब बेसिकली यहाँ पर चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि आर्म फोर्सेस और जो भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए तो ये चीज़ डिफाइंड है कि उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंस मान लिया जाएगा, लेकिन उन लोगों का क्या, यहाँ पर ये चैलेंज आ रहा है कि जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जो लोग जॉब्स के लिए फ्रीक्वेंटली बाहर जाते हैं, रिलोकेट करते हैं, तो उनके लिए क्या ये डेफिनेशन एप्लीकेबल है या नहीं है। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट जेन्युइन फिजिकल प्रेजेंस एंड इंटेंशन टू स्टे आर क्रूशल फैक्टर्स. So the EC has flexibility in assessing such cases, but concerns remain about disenfranchisement of internal migrants. So the article underscores the importance of ensuring voting rights while maintaining electoral integrity. So कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस के एस्पेक्ट से, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो है ये टर्म जो है इस पर आपको पूछ सकता है, या प्रीलिम्स में इस टर्म पे क्या कहते हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये टर्म किस चीज़ को डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट और सेक्शन 20 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और मेंस में ये पूछ सकता है कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या अगर ये जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे एड्रेस करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को, गवर्नमेंट को कैसे एड्रेस करना चाहिए, क्या प्योरली इसे सेंट्रलाइज़ कर देना चाहिए, यानी सेंट्रलाइज़ करने का मतलब सिर्फ इसी पे ही छोड़ देना चाहिए, या कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को भी पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि इस पे भी आर्टिकल आ चुका है और मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझाया है जो आर्टिकल में आया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को पूरा एनालाइज करने के बाद आपको नोट्स बनाने होंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई वाई मस्ट इंडिया रिकोगनाइज इट्स ओपन इकोसिस्टम। मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रही हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। सो ओपन इकोसिस्टम्स लाइक एग्जांपल मैं आपको बता दूँ ओपन इकोसिस्टम्स क्या क्या होते हैं। ग्रासलैंड्स होते हैं,
स्क्रब लैंड्स होते हैं एंड डेजर्ट्स होते हैं. डेजर्ट्स को बेसिकली दे आर रॉन्गली एड्रेस्ड और लेबल्ड एज वेस्ट लैंड्स इन इंडिया. वेस्ट लैंड्स की डेफिनेशन क्या है? वेस्ट लैंड्स की डेफिनेशन ये है कि जो कि प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते हैं. So this is leading to the neglect or harmful afforestation drives. So these landscapes are biodiversity hotspots supporting unique flora and fauna that is critical for grazing livelihoods and climate resilience. Misclassification arises from development focused policies prioritizing the tree cover. क्योंकि पॉलिसीज़ के अंदर ट्री कवर एक प्रायोरिटी है, so उसको वेस्टलैंड बोला जा रहा है डेजर्ट को. So without recognizing the ecological value of open habitats, such ecosystem maintain ecological balance, support endangered species and act as a carbon sink. However, afforestation with unsuitable species disrupts native biodiversity and soil health. So the article urges policymakers to adopt ecosystem specific conservation approaches and integrate open habitats into India's environmental strategies. So recognizing and protecting these ecosystems aligns with SDGs and especially sustainable land management and biodiversity conservation. अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में ये रिलेवेंस जो है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से आ जाता है. दूसरा आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और कंजर्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी है, और कैटेगराइजेशन भी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएससी में आ सकते हैं. आपको एनालाइज करना पड़ेगा पूरी तरीके से, और किस तरीके से पॉलिसीज़ को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है टू इंक्लूड सच ओपन इकोसिस्टम्स इन द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम नॉट एज अ वेस्ट लैंड. ठीक है. सो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं. नेक्स्ट इज रीचिंग जरावा ट्राइब ऑफ अंडमान आइलैंड फॉर सेंसस विल नॉट बी टफ. अब यहाँ पर जरावा ट्राइब की बात की गई है. तो आप सबसे पहले तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट, पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नॉट फॉर प्रीलिम्स. पीसीएस के जो प्रीलिम्स है उसमें ट्राइब्स के बारे में पूछा जाता है. तो जरावा ट्राइब जो है वो अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती हैं. यही इसका इम्पॉर्टेंट है. और जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके बारे में आप पता कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये पीसीएस रिलेवेंट क्वेश्चन है. So next and last topic is climate change is deciding where and how rural Indians are live. So basically मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ, इसमें यही वाला आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट नहीं है. So this is just a normal scientific factor. तो क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं आपको बताऊँ, जो आर्टिकल बोल रहा है इसमें ये आर्टिकल हाईलाइट करता है अबाउट हाउ द क्लाइमेट चेंज इज रीशेपिंग द माइग्रेशन पैटर्न्स अक्रॉस रूरल इंडिया. So particularly in regions like Bundelkhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and parts of Maharashtra. Bundelkhand historically it is a semi-arid area. Bundelkhand जो है that is a semi-arid area. इस पर अभी रिसेंट में भी लास्ट ईयर भी काफ़ी कंसर्न्स उठाए गए थे, और उसकी वजह से यूपी के पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी कि अगर ये चीज़ हो जाएगा, यूपी को अगर पार्ट कर दिया जाएगा, यूपी के पार्ट्स हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या है वो हील हो जाएगी. बट ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज सी पार्टीशन नेवर लीड्स टू सोल्यूशन. पार्टीशन इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम. आप इकोनॉमिक हब कहाँ से लाओगे डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए या स्टेट को चलाने के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है. सो बेसिकली बुंदेलखंड जो है वो सेमी एरिड एरिया है. इट इज़ विटनेसिंग erratic rainfall, falling groundwater and frequent droughts that is pushing the entire household to migrate seasonally or permanently in search of livelihoods. So migrants often head to sugarcane fields in western Maharashtra or urban areas for jobs in construction, security or domestic work. Climate migration, often internal and involuntary, creates social dislocation. So this disrupts the family structures and exposes migrants to precarious living conditions, including debt traps and social exploitation. This is a data revealed from ETH, Zurich and various researchers that show that rising temperatures and declining rainfall
are intensifying stress on water resources and agriculture. So in sugarcane areas, migrant workers engage in grueling labor, earning around rupees 50,000 to 1 lakh per season. So often this is often insufficient given harvest conditions, conditions and cost incurred. So despite a high revenue from sugarcane production, seasonal migration continues due to income volatility and lack of local employment options. So migration may be the only viable adaptation for many, but though it increases vulnerability, especially for women and children that are exposed to exploitation and poor working conditions. So ये आर्टिकल जो है दिस इज बेसिकली कॉलिंग फॉर अर्जेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस टू सपोर्ट क्लाइमेट रिसाइलेंट livelihoods, address internal migration systematically and protect migrant rights. Without such measures, India risks deepening rural distress and social instability under climate stress, threatening sustainable development and social equity. This issue is critical for India's environmental governance and social policy landscape, tying into SDGs, sustainable livelihoods and disaster management strategies. अब यूपीएससी के एस्पेक्ट में क्या प्रॉबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं? सबसे पहले प्रीलिम्स में आ सकता है कि जो सीजनल माइग्रेशन ऑफ शुगर केन वर्कर्स है दैट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद विच स्टेट, ये पीसीएस में आ सकता है. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस. और दूसरा ये आ सकता है मेंस में आपका आ सकता है क्लाइमेट चेंज इज़ emerging as significant driver of internal migration in India. Discuss with examples. दूसरा ये आ सकता है analyze socio-economic impacts of climate-induced migration on rural communities in India. तीसरा ये आ सकता है suggest policy measures to address climate changes posed by climate migration in India. So इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एस्पेक्ट कि अगर उठा के कुछ भी पूछ लिया तो आप एटलीस्ट आंसर कर पाओगे. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. हियर आई एंड माई एनालिसिस. थैंक यू and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel, and have a nice day.